दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। दोस्तों अपन राजस्थान की न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में और मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया था। अब उसके बाद जो है अपन आगे से इसकी चर्चा करते हैं। तो उसके बाद देखिए, शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 219 संविधान के अनुच्छेद 219 में हाईकोर्ट के जज को नियुक्ति से पूर्व जो शपथ दिलाई जाती है या जो प्रतिज्ञा कराई जाती है उसका उल्लेख किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी गई है वो शपथ जो है पद ग्रहण करने से पूर्व हाईकोर्ट के जज को और प्रदान कराई जाती है। और शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो कौन कराता है? वो कराता है जिस राज्य में उस जज को अपॉइंट किया जा रहा है उस राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति। अच्छी तरह याद रखना, इनकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उनको शपथ दिलाने का कार्य है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति करता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 220 अनुच्छेद 220 में हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के बाद वकालत करने पर या सरकारी सर्विस ज्वाइन करने पर रोक लगाई गई है। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और दूसरे हाई कोर्ट में बहस और वकालत का कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कोर्ट में वकालत का या बहस का कार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा वो सरकार के अधीन कोई लाभ का पद जो है ग्रहण भी नहीं कर सकते। हालांकि उनको किसी आयोग या कमेटी का जो है अध्यक्ष या सदस्य सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 221। देखिए, अनुच्छेद 221 में हाई कोर्ट के जजों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं उनका उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट के जजों को वेतन भत्ते सुविधाएं और पेंशन जो है वो कितनी दी जाएगी इसका निर्धारण संसद के द्वारा कानून बना करके किया जाता है। ठीक है। अब दो चीजें मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने कि हाई कोर्ट के जजों को जो वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं वो तो राज्य की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो पेंशन प्रदान की जाती है वो भारत सरकार वाली संचित निधि से प्रदान की जाती है। ये अच्छी तरह दिमाग में रखना। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, और पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से प्रदान की जाती है। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 222। इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए, हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा इसके बारे में इस अनुच्छेद में कहा गया है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी है। भाई यो तो थे जानो यो कि अगर हाई कोर्ट का जज जो है वे स्वतंत्र नहीं रहेगा, वे सरकार का दबाव में रहेगा, तो फिर वे सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डर पारित कर सकेंगे? बिल्कुल ही को नहीं कर सकेंगे। अगर वे कोई भी है वो काम करेगा तो कोई भी मंत्री कोई भी जो अधिकारी है वो फोन करके को ट्रांसफर करा देगा। लेकिन कोई भी आदमी कोई भी अधिकारी कोई भी मंत्री कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ को नहीं कर सके। इसके लिए संविधान में जो है अब ट्रांसफर को पूरा सॉलिड जो है वो प्रावधान करे हुए है। तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर जो है
वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी इच्छा से ट्रांसफर नहीं कर सकता, सरकार स्वयं ट्रांसफर नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को परामर्श लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि दो मामले थे, एक का नाम था सेकेंड जजेज केस और दूसरे का नाम था थर्ड जजेज केस। ये दो मुकदमे थे, ये था 1993 और ये था 1998। तो इन दोनों मुकदमों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर के बारे में जो है कुछ विनिश्चय, कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, प्रक्रिया जो है वो निर्धारित की गई है और उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसफर किया जाएगा, वही वैध माना जाएगा, वरना वो सरकार पर लागू नहीं होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इनमें क्या कहा था, इनमें यह कहा था, दोनों मुकदमों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह विनिश्चय प्रतिपादित किया था कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अकेला परामर्श नहीं प्रदान करेगा, बल्कि इसके लिए क्या होगा कि हाई कोर्ट के दो जजों से परामर्श लिया जाएगा। वो दो जज कौन होंगे, एक तो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा जहां के जज का ट्रांसफर किया जा रहा है, एक उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाएगा जहां पर उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दो जज तो ये हो गए जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाएगा। प्लस जो सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम होता है, कोलेजियम जिसको हिंदी में बोलते हैं मंडली, इसमें 4 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कोलेजियम बनाया जाता है, एक मंडली बनाई जाती है। ये कोलेजियम जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श प्रदान करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों विवादों में क्या कहा है कि ये कोलेजियम जो है वो भी लिखित रूप में अपना परामर्श प्रदान करेगा, वो 2 न्यायाधीश है वो भी लिखित रूप में अपना परामर्श प्रदान करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये भी लिखित रूप में अपना परामर्श प्रदान करेगा और इस परामर्श के आधार पर जो है सरकार उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 225। देखिए अनुच्छेद 223 और 24 इनके बारे में पहले वाले वीडियो में पढ़ाया मैंने आपको। अनुच्छेद 223 जो है इसमें कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 जो है इसमें अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इनके बारे में पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। तो अब अपन बात करें अनुच्छेद 225। इसमें क्या है, इसमें उच्च न्यायालयों की सामान्य अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालयों की सामान्य अधिकारिता मतलब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहां तक विस्तृत होगा। तो जिस राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है उस राज्य की सीमा में स्थित सभी के ऊपर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है तो उन सभी राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्ति और अधिकार जो है वो लागू होगा। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो राजस्थान राज्य क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित जो है अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो किस प्रकार का है, आरंभिक, अपीलीय,
आरंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उन मामलों की अपील सुनने का अधिकार डायरेक्ट हाई कोर्ट को प्राप्त होता है। जैसे नागरिकों के मूल अधिकार के हनन से संबंधित जो मामले होते हैं वो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, या अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा कोई रेफर किया गया ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, उसकी डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा राजस्व से संबंधित कोई मामला है या राजस्व से रिलेटेड कोई कानून है या आदेश है, उसकी डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा संसद और राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न पैदा हो गया तो उस पर भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, इनसे रिलेटेड कोई मामला है तो उसकी भी आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इन मामलों में हाई कोर्ट को सर्वप्रथम सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर आता है अपीलीय। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले आते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, जिला या सेशन न्यायालय जो है उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हाई कोर्ट को प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत तो वह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए दीवानी और फौजदारी मामलों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। अब अपन बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226। रिट का मतलब होता है वारंट, ठीक है। तो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार होता है वो कहां तक होता है, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है उस राज्य में स्थित जो संस्थाएं हैं, व्यक्ति है, संगठन है, वो उनसे रिलेटेड जो है और एक रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। सिर्फ सैनिक न्यायालयों को या सैनिक संगठनों और अधिकरणों को छोड़ करके। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 अच्छी तरह सुन लो आप। अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वारंट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है। दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के जो मूल अधिकार उल्लेखित है उन मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व संविधान के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत वारंट जारी कर सकता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत वारंट जारी कर सकता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अब ये वारंट जो है कौन कौन से होते हैं, ये रिट जो है कौन कौन सी होती हैं, 5 प्रकार की होती है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 प्रकार के वारंट यानी रिट यानी लेख जारी कर सकता है। मैं आपको शॉर्ट में इनके बारे में बता रहा हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो होता है ये पुलिस द्वारा अकारण बनाए गए बंदी को रिहा करने के लिए कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी अधिकारी को, किसी संस्था को जो है आदेश देते हैं कार्य करने के लिए।
प्रतिषेध इसमें रोका जाता है। कोई अधिकारी, कोई संस्था मूल अधिकारों के खिलाफ कार्य कर रही है तो उसको वैसा करने से रोकने के लिए और इस वारंट का प्रयोग किया जाता है। अधिकार परीक्षा, इसमें पूछा जाता है कोई अधिकारी या संस्था मूल अधिकारों के विरुद्ध कार्य कर रही है या कोई ऐसा कार्य कर रही है जो करने का संवैधानिक रूप से उसको पावर नहीं है, तो उससे पूछा जाता है कि भैया आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं। और उत्प्रेषण, इसका मतलब होता है निम्न न्यायालयों में चलने वाले जो मुकदमे होते हैं वो सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। अब इन दोनों में जो है अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। और किसी भी वीडियो के अंदर, किसी चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग के अंदर चले जाओ, किसी भी वीडियो के अंदर ये चीज ये डिटेल से आपको नहीं बताया जाएगी जो मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भाग 3 में नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए सिर्फ ये 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 226 जो है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। मतलब हाई कोर्ट को अनुच्छेद 326 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर प्राप्त है। कैसे कि सुप्रीम कोर्ट तो क्या है कि सिर्फ भाग 3 में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए ही ये 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत न केवल भाग 3 में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए ये रिट जारी कर सकता है, बल्कि संविधान के अंतर्गत अगर उनको और कोई कानूनी अधिकार दिया हुआ है तो उसकी रक्षा के लिए भी ये रिट जारी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो किसी व्यक्ति की संपत्ति जो है राज्य के द्वारा छीनी जा रही है, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। पहले ये भाग 3 में था, मूल अधिकार था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 300 क। अब मान लीजिए वह व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जो है वाद दायर कर सकता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और इस कानून की रक्षा करने के लिए ये रिट जो है वो जारी कर सकता है। मतलब संविधान में कहीं पर भी नागरिकों का किसी भी कानून के तहत कोई अधिकार अगर है तो उसकी रक्षा के लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल भाग 3 में जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकता है। अब आगे बात करेंगे अपन अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के अंडर में आने वाले जितने भी न्यायालय हैं जो उस राज्य क्षेत्र में स्थित हैं उन न्यायालयों पर अधीक्षण करने की, उनका प्रशासन संचालन करने की, उनको आदेश देने की, उनको निर्देश देने की पूरी शक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 233। इसमें जिला न्यायालयों की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो जिला न्यायालय होते हैं उन जिला न्यायालयों के अंदर जज की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह के आधार पर यह नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, चाहे प्रमोशन करना हो, चाहे ट्रांसफर करना हो, ये सभी कार्य राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके